वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी डॉट। जैसा कि मेरी यूट्यूब पोस्ट पे कुछ लोगों ने देखा है, कुछ लोगों ने वोट किया है कि अरिहंत एनसीईआरटी हिस्ट्री नोट्स को मैं कंटिन्यू करूं, आगे नेक्स्ट वीडियो वो वही देखना चाहते हैं। कुछ लोगों ने बिहार स्पेशल और लूसेंट का जो न्यू एडिशन आया है उसका पॉलिटी के लिए भी वोट किए हैं, तो वो वीडियो भी आएंगे, टेंशन मत लीजिए। फ़िलहाल मैं इसको कंटिन्यू करती हूँ क्योंकि अभी बहुत सारे एग्ज़ाम हैं और हिस्ट्री तो सारे एग्ज़ाम में पूछी जाती है, इसका वेटेज भी ज़्यादा होता है और मॉडर्न हिस्ट्री उससे भी ज़्यादा वेटेज रहता है। तो चलिए यही इसको पहले करते हैं, देखते हैं। और एनसीईआरटी का तो वेटेज बहुत ज़्यादा अब हो गया एग्ज़ाम में, तो क्यों न डायरेक्ट एनसीईआरटी के नोट्स को देख लेते हैं हम लोग। भारत में यूरोपीय शक्ति का आगमन, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें देख लेते हैं पहले कि क्या क्या आपको मिलेगा। तो देखिए इसमें जो न्यू एनसीईआरटी है क्लास 8 चैप्टर 2, जो आप अलग से बुक आता है, टेक्स्ट बुक आता है, वो आप पढ़िएगा, वो उसका कंपाइलेशन आपको इसी में मिल जाएगा। चैप्टर 3 ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना, ओल्ड एनसीईआरटी का भी आपको इसमें कंपाइलेशन मिलेगा। क्लास 8 का चैप्टर 2 18वीं सदी का भारत चैप्टर 3। फिर आपको मिलेगा क्लास 12 किया चैप्टर 2 का कंपाइलेशन, भारत में यूरोपियों का प्रवेश और अंग्रेज़ों का विलय। ये इतना का कंपाइलेशन आपको एक ही चैप्टर में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। मध्यकाल में भारत तथा यूरोप के मध्य व्यापारिक संबंध थे। सब कोई जानते हैं कि मध्यकाल में से ही ये आपका प्राचीन भारत से ही आपका ये सब व्यापारी वगैरह चल रहा है, व्यापार वगैरह, पहले रोम से, फिर इससे, अब तो मध्यकाल का ये बात हम लोग कर रहे हैं। मध्यकाल में भारत तथा यूरोप के मध्य व्यापारिक संबंध थे। यह व्यापार मुख्यतः भारत के पश्चिमी तट से लाल सागर और पश्चिमी एशिया के माध्यम से होता था, ठीक है। यह व्यापार मुख्यतः मसाले के लिए और अन्य कीमती वस्तुओं के लिए होता था। मसालों की उपयोगिता को देखते हुए भारत तथा दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य देशों के साथ संगठित व्यापार के लिए यूरोप के विभिन्न देशों में व्यापारिक कंपनी की स्थापना की गई, ठीक है। भारत में आने वाले यूरोपीय कंपनी में सर्वप्रथम कौन थे? तो ये थे पुर्तगाली, सब कोई जानते हैं, सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। भारत में कंपनियों के आने का क्रम है पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश और फ्रांसीसी। इसको कैसे याद रखेंगे? तो इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, पीडीएफ होता है ना, तो पीडीएफ होता है तो इसको याद करेंगे पुर्तगाली, डच, ठीक है। फिर पीडीएफ की जगह पीडी एक साथ याद रखेंगे, प्रतियोगिता दर्पण पढ़ते होंगे, तो पीडी, और फिर अंग्रेज को ई, या तो ईस्ट इंडिया कंपनी मानिए या बी मानिए, ठीक है, बीच में, और फिर डीएफ, ठीक है, डीएफ यानी पीडी डीएफ, पीडी डीएफ, और बीच में या तो ईस्ट इंडिया कंपनी का ई मानिए या ब्रिटिश का बी मानिए, ठीक है, पीडीबी डीएफ, पीडी डीएफ, बीच में अंग्रेज आए हैं। वैसे अपने अपने याद करने का तरीका आपको जैसे सही लगे आप वैसे याद कर सकते हैं, ठीक है। पुर्तगाली और स्पेन वासियों ने भौगोलिक खोजों का युग आरंभ किया। पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी के प्रयासों से ही भौगोलिक खोजों के प्रयास को बल मिला, ठीक है। सबसे पहले किससे मिला? राजकुमार हेनरी के प्रयास से। पुर्तगाल के नाविक थे बार्थोलोमे दियाज ने 1487 में उत्तर मासाद अंतरिक्ष की खोज की, जिसने उसे तूफानी अंतरिक्ष कहा। 1492 में स्पेन निवासी था कोलंबस ने भारत पहुंचने का मार्ग ढूंढते हुए अमेरिका की खोज की। सभी जानते हैं कि कोलंबस निकला तो था इंडिया की खोज के लिए, लेकिन क्या हुआ, 1492 में वो अमेरिका की खोज कर डाला, ठीक है। प्रमुख यूरोपीय कंपनी पहले देख लेते हैं। पुर्तगाली है, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी स्थापना 1498 में हुई थी और स्थापना कालीकट में ये किया था, फैक्ट्री स्थापित किया था, ठीक है। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ये 1600 ईस्वी में ये सूरत में अपना फैक्ट्री स्थापित किया था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में मछलीपट्टनम में। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 सूता नदी कोलकाता में है, ठीक है। और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में, जो कि आपका सूरत में है, ठीक है।
तो ये आपका कंपनी का स्थापना वर्ष है और ये आपका जो भारत में प्रथम फैक्ट्री खोला था उसका प्लेस का नेम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पुर्तगाली 1498 ईस्वी में पुर्तगाली नाविक वास्को दी गामा में उत्तर महासागर अंतरीप केप ऑफ गुड होप होते हुए भारत की खोज करने में सफलता हासिल की थी। ठीक है, वास्को दी गामा अब्दुल माजिद नामक गुजराती पथ प्रदर्शक गाइड की सहायता से कालीकट के प्रसिद्ध बंदरगाह कपकदाबू पहुंचा था। ठीक है, कालीकट के तत्कालीन हिंदू शासक जमेरी ने वास्को दी गामा का स्वागत किया था और उसे मसाले एवं जड़ी बूटी इत्यादि अपने देश ले जाने की अनुमति दी। वास्को दी गामा अपने हेक्टर नामक जहाज से, एक्चुअली इसका प्रिंट जो भी ये बनाया हुआ है PDF, ये इसका प्रिंट ही क्या मतलब स्कैन नहीं सही से किया हुआ है, इसलिए थोड़ा सा वर्ड ये लग रहा है। वास्को दी गामा अपने हेक्टर नामक जहाज से काली मिर्च लेकर पुर्तगाल वापस लौटा था। वास्को दी गामा को इन वस्तुओं से यात्रा व्यय निकालने के पश्चात भी 60 गुना लाभ हुआ था। मतलब जो आने जाने का खर्च हुआ था वो भी निकालने के बाद उसको 60 गुना मिला था लाभ, तो इसी से लालच इन लोग का बढ़ गया था। पेड्रो अल्वारेज कैब्राल 1500 ईस्वी में भारत पहुंचने वाला दूसरा पुर्तगाली था। ठीक है, पहला तो वो कौन था, वास्को दी गामा, दूसरा कौन था, पेड्रो अल्वारेज। 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा पुनः भारत आया था, क्योंकि उस टाइम जो आया था तो उस टाइम मात्र 3 महीने रहा था। ठीक है, उसके बाद वो चला गया था। पुर्तगालियों ने 1502 में कोचीन में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। ठीक है, पुर्तगालियों ने 1502 में कोचीन में पहली फैक्ट्री स्थापित की, तो कैसे याद रखेंगे, PK पहले। ठीक है, पहले PK, उसके बाद पहली फैक्ट्री तथा 1505 में कन्नूर में अपनी दूसरी फैक्ट्री स्थापित की थी। कोचीन एवं कन्नूर का अतिरिक्त पुर्तगालियों ने भारत में गोवा द्वीप और दमन में भी अपनी व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे। पुर्तगालियों ने आरंभ से ही व्यापार के साथ शक्ति का प्रयोग किया। इस कार्य में उन्हें हथियारबंद जहाज़ों की श्रेष्ठता से सहायता मिली। मुगलों की नौसैनिक शक्ति के लिए खतरा उत्पन्न कर पुर्तगालियों ने मुगल साम्राज्य से भी व्यापारिक संबंध अनेक छूट प्राप्त किए थे। भारतीय क्षेत्र के पुर्तगाली गवर्नर। अब भारत कौन कौन पुर्तगाली गवर्नर बने देखते हैं। फ्रांसिस्को डी अल्मेदा, ये भारत में यह प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था। इसने कन्नूर, कोचीन, अंगदीप में किले का निर्माण किया। भारत के संदर्भ में इसने ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई। ब्लू वाटर पॉलिसी कौन अपनाया, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। ये अल्मेदा अपनाया था। ब्लू वाटर पॉलिसी था कि जो इंडियन ओशन है हिंद महासागर में, उसमें अपना शक्ति बढ़ाने के लिए ये किया गया था। अल्फांसो दी अल्बुकर्क, जब भारत का दूसरा पुर्तगाली गवर्नर था अल्बुकर्क, इससे भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क को माना जाता है और पहला पूछेगा अल्मेदा होगा। 1510 में गोवा पर अधिकार यही किया था, अल्बुकर्क किया था। ठीक है, बीजापुर के आदि शासक से छीना था और पुर्तगाली वायसराय अल्फांसो दी अल्बुकर्क था। नीनो दी कुन्हा, अल्बुकर्क के पश्चात नीनो दी कुन्हा गवर्नर बना। इसने 1530 ईस्वी में पुर्तगाली प्रांतों की राजधानी कोची से बदलकर गोवा में स्थापित किया था। तो सेंट्रल ये लोग का जो था नीनो दी कुन्हा, पुर्तगाली लोग का कोचीन, उसको क्या गया था, नीनो दी कुन्हा गोवा ले गया था। ठीक है, इसने 1534 में दमन दीव तथा बेसिन गुजरात के तत्कालीन शासक बहादुर शाह से प्राप्त किया था। ठीक है, अल्फांसो दी सूजा, नीनो दी कुन्हा के बाद आया माल्टिन अल्फांसो दी सूजा। इसके समय में प्रसिद्ध जेसुइट सन फ्रांसीसी जेवियर गोवा आए थे। भारतीय क्षेत्रों पर पुर्तगालियों के अधिकार का एक प्रमुख कारण यह था कि दक्षिण भारत मुगल साम्राज्य से बाहर था। ठीक है, और इसलिए पुर्तगालियों को मुगलों की शक्ति का सामना नहीं करना पड़ा था। अब पुर्तगाली दक्षिण भारत के साइड में क्यों ज़्यादा सफल हो रहे थे, क्योंकि वहाँ पे मुगल का ये नहीं था। 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इंग्लैंड तथा हॉलैंड के पश्चात फ्रांस ने भी व्यापारिक और प्रतिद्वंदी शक्ति प्राप्त की थी। इन लोगों ने विश्व व्यापार और स्पेन और पुर्तगाली एकाधिकार के विरुद्ध एक कड़ा संघर्ष शुरू कर दिया। इस संघर्ष में स्पेन तथा पुर्तगाल की पराजय हुई। अब अंग्रेज तथा डच व्यापारी केप ऑफ गुड होप होकर भारत आने वाले रास्ते का प्रयोग करने लगे। ठीक है, इससे क्या हुआ कि अंग्रेज और डच भी केप ऑफ गुड होप से आते थे।
इस प्रकार डचों ने इंडोनेशिया तथा अंग्रेज़ों ने भारत, श्रीलंका और मलाया पर अधिकार प्राप्त कर लिया। ठीक है, डच ने किस पे अधिक कब्जा किया? इंडोनेशिया पर। अंग्रेज़ ने भारत, श्रीलंका और मलाया पर। डच 1596 में भारत में आने वाला प्रथम डच नागरिक कार्नियल हॉटमैन था। 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और डच संसद ने एक चार्टर के माध्यम से कंपनी को युद्ध छेड़ने, संधियां करने, क्षेत्र विजिट करने और किले बनाने का अधिकार दिया था। डचों की रुचि भारत में नहीं अपितु इंडोनेशिया के जावा में थी, सुमात्रा में थी और स्पाइस आइलैंड में थी। ठीक है, जहाँ पर मसालों का उत्पादन किया जाता था। डचों ने शीघ्र ही मलय जल मरुद्ध और इंडोनेशिया द्वीपों से पुर्तगालियों को निकाल दिया तथा इस क्षेत्र पर अधिकार में लग गए। अंग्रेजों को 1623 ईस्वी में पराजित कर दिया। भारत में डचों के पहले अभियान का नेतृत्व कौन किया था? कॉर्नेलियस डी हाउटमैन। भारत में डचों के पहले अभियान का नेतृत्व कौन किया था? कॉर्नेलियस डी हाउटमैन। डचों ने पश्चिम भारत में गुजरात के सूरत, भरूच, कैम्बे और अहमदाबाद, केरल के कोचीन, मद्रास के नगरपत्तनम, आंध्र प्रदेश के मुसलीपट्टनम, बंगाल में चिंसुरा, बिहार के पटना, उत्तर प्रदेश के आगरा में अपना व्यापारिक केंद्र खोला था। 1658 में डचों ने पुर्तगालियों से श्रीलंका भी जीत लिया था। ठीक है, डच ने किससे जीत लिया था? पुर्तगालियों से श्रीलंका को। डच द्वारा भारत में स्थापित कंपनी देख लीजिए, पुलिकत में खोला, पटना में खोला, सूरत, चिंसुरा, कासिम बाजार, कोचीन। ठीक है, चलिए। ब्रिटिश 1599 में मर्चेंट एडवेंचर्स नाम से विख्यात कुछ व्यापारियों ने पूर्व से व्यापार करने के लिए एक कंपनी बनाई जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी कहा गया। 31 दिसंबर 1600 को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने एक रॉयल चार्टर के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व के साथ व्यापार का अधिकार दिया। 1608 में इस कंपनी ने भारत के पश्चिमी तट पर स्थित सूरत में एक फैक्ट्री खोलने का निश्चय किया और कैप्टन हॉकिंस को, ठीक है, किसको दिया? कैप्टन हॉकिंस को मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में शाही आज्ञा लेने के लिए भेजा था। ठीक है, एक शाही फरमान के परिणाम स्वरूप कंपनी को पश्चिम तट पर अनेक स्थानों पर फैक्ट्रियां खोलने की आज्ञा मिल गई। अंग्रेज़ों ने दक्षिण में अपनी पहली फैक्ट्री मुसलीपट्टनम में 1611 में स्थापित की। ठीक है, दक्षिण में अपनी पहली फैक्ट्री मुसलीपट्टनम की थी। ऐसे अंग्रेज़ों ने कहाँ खोली थी? सूरत में पहली फैक्ट्री, जो कि असफल हो गया था। 1611 ईस्वी में स्थापित की, किंतु शीघ्र ही उनकी गतिविधियों का केंद्र मद्रास हो गया, जिसका पत्ता वहाँ के स्थानीय राजा ने उन्हें प्रदान किया था। राजा ने उस स्थान को किलेबंद करने, उसका प्रशासन चलाने और सिक्के ढालने की अनुमति इस शर्त पर दी थी कि बंदरगाह से प्राप्त चुंगी यानी टैक्स का आधा भाग राजा को दिया जाएगा। इसी स्थान पर अपना फैक्ट्री के आसपास अंग्रेज़ों का एक किला बनवाया जिसका नाम था फोर्ट सेंट जॉर्ज। ठीक है, फोर्ट सेंट जॉर्ज अंग्रेज़ों ने बनाया था। 1615 में अंग्रेज़ी राजदूत थॉमस रो मुगल बादशाह से साम्राज्य के सभी भागों में व्यापार करने का और फैक्ट्रियां खोलने का अधिकार देने वाला एक शाही फरमान जारी करवाने में सफल रहा। 1622 में जब सम्राट चार्ल्स द्वितीय ने पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ विवाह किया तो पुर्तगालियों ने उससे बम्बई का द्वीप दहेज में लिया था। पुर्तगाली ने बम्बई किसको दिया? अंग्रेज को दिया, सम्राट चार्ल्स द्वितीय को। ठीक है, इस प्रकार गोवा दीव दमन को छोड़कर पुर्तगालियों के हाथ से अन्य भारतीय क्षेत्र निकल गया। इंडोनेशिया के द्वीपों से हो रहे मसालों के व्यापार में भागीदार को लेकर अंग्रेज और डच कंपनी में 1654 में लड़ाई आरंभ हो गई। अंग्रेज और डचों के मध्य चलने वाली इस लड़ाई में 1667 ईस्वी में उस समय समाप्त हुई जब अंग्रेज़ों ने इंडोनेशिया पर सारे दावे छोड़ दिए और बदले में डचों ने भारत को अंग्रेजी वस्तुओं पर आक्रमण न करने का वचन दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी का विस्तार अब क्या क्या हुआ देखते हैं। 1623 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत, भरूच, अहमदाबाद, आगरा, मुसलीपट्टनम में फैक्ट्रियाँ स्थापित कर ली। आरंभ में कंपनी ने व्यापारी और कूटनीति के साथ युद्धों का सहारा लेने
और जिन जिन क्षेत्रों में फैक्ट्री स्थापित की थी उन पर अधिकार करने का भी प्रयास किया। दक्षिण भारत में अंग्रेज़ों के लिए परिस्थितियाँ अधिक अनुकूल थी क्योंकि दक्षिण में कोई शक्तिशाली राज्य नहीं बचा था। 1668 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश सरकार से बम्बई द्वीप लिया था। ठीक है, 1668 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश सरकार से बम्बई का द्वीप प्राप्त कर लिया था। बम्बई के रूपों में अंग्रेज़ों को एक बड़ा आसानी से रक्षा कर सकने योग्य बंदरगाह मिल गया। पश्चिमी तट पर अब कंपनी के हेडक्वार्टर के रूप में सूरत का स्थान अब बम्बई ने ले लिया। पूर्वी तथा दक्षिण भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का विस्तार निम्न प्रकार हुआ। पूर्वी भारत में कैसे हुआ? पूर्वी भारत में कंपनी ने अपनी फैक्ट्रियों में एक स्थापना 1633 ईस्वी में उड़ीसा में की। ठीक है, पूर्वी भारत में सबसे पहले कहाँ खोला? उड़ीसा में। 1651 में कंपनी को बंगाल के हुगली नगर में व्यापार की आज्ञा मिल गई। अब कंपनी ने शीघ्र ही पटना, बालासोर, ढाका और बंगाल बिहार के दूसरे स्थानों पर भी फैक्ट्रियां स्थापित कर लीं। कंपनी की महत्वाकांक्षा बढ़ने लगी और वह बंगाल में स्वतंत्र बस्ती स्थापित करने की योजना बनाने लगी, क्योंकि अब वो भारत में राजनीतिक सत्ता स्थापित करके मुगलों को मजबूर कर व्यापार में मनमानी छूट प्राप्त करना चाहती थी। ठीक है, 1686 ईस्वी में अंग्रेजों ने हुगली को नष्ट कर दिया और मुगल सम्राट के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। युद्ध का अंत अंग्रेजों के लिए घातक रहा। उन्हें बंगाल स्थित उनकी फैक्ट्रियों से भगा दिया गया और वे गंगा के मुहाने में एक द्वीप पर शरण लेने को बाध्य हो गए। युद्ध के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों की सूरत, मछलीपट्टनम और विशाखापट्टनम में स्थित फैक्ट्रियों पर बादशाह का अधिकार हो गया और बम्बई में स्थित उन्हें किले पर भी अधिकार हो गया। 1698 ईस्वी में कंपनी ने सूता नदी, कलकत्ता, गोविंदपुर की जमींदारी प्राप्त कर ली और यहाँ पर अपनी फैक्ट्री के आसपास फोर्ट विलियम नामक किला बनवाया। 1717 में कंपनी के सम्राट फर्रुख शाह से एक फरमान प्राप्त किया, जिसे 1691 में उन्हें प्राप्त विशेषाधिकारों को दोबारा मान्यता मिल गई। जो पहले जो ऑलरेडी परमिशन मिल चुका था उससे और ज़्यादा ये मिल गया। उन्हें गुजरात एवं दक्कन तक भी बढ़ा दिया गया। 18वीं सदी के पूर्वार्ध में बंगाल में मुर्शिद कुली खां और अली वली खां जैसे शक्तिशाली नवाबों के चलते कंपनी को कोई विशेष लाभ नहीं हुआ। ठीक है, ये लोग अंग्रेजों को मतलब उस टाइप से भाव नहीं देते थे। कंपनी यहाँ नवाबों का एक जमींदार होकर रह गया। 1740 के दशक में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की राजनीतिक सत्ता स्थापित करने को बल मिला तथा उस समय मुगल साम्राज्य का पतन आरंभ हो चुका था। दक्षिण भारत, पूर्वी तथा पश्चिम भारत में विदेशी घुसपैठ की अधिक संभावना नहीं थी, क्योंकि पूर्व में अली वली खां एवं पश्चिम मराठों का वर्चस्व था। इस समय दक्षिण भारत में विदेशी शक्तियों के लिए परिस्थितियाँ अनुकूल होती जाती थी, क्योंकि औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात 1717 में मृत्यु हो गया था उसका पश्चात मुगल सत्ता कमज़ोर हो गई थी। 1748 ईस्वी में निजाम उल मुल्क आसफ जाह की मृत्यु के पश्चात उसका साम्राज्य कमज़ोर हो गया था। कर्नाटक में भी अस्थिरता का समय था। कर्नाटक की गद्दी के लिए चंदा साहब और नवाब अनवारुद्दीन के परस्पर संघर्ष हो रहा था। अब अंदर का लड़ाई में किसको सबसे ज़्यादा फायदा होता? बाहरी लोगों को। इसलिए अंदर में अपना मजबूती कमजोरी किसी को दिखाना नहीं चाहिए। अतः इन परिस्थितियों में विदेशी शक्तियों को अपना राजनीतिक प्रभाव विस्तृत करने तथा दक्षिण के निकट भारतीय राज्यों के मामले पर नियंत्रण स्थापित करने की सहायता मिल गई। 17वीं सदी के अंत तक अंग्रेजों ने पुर्तगाली एवं डच प्रतिद्वंदियों को तो समाप्त कर दिया, किंतु फ्रांस अब भी अंग्रेजों की प्रमुख प्रतिद्वंदी बना हुआ था। 1744 से 1763 ईस्वी के अर्थात लगभग 20 वर्षों तक भारतीय व्यापार, संपत्ति और क्षेत्र पर अधिकार के लिए फ्रांसीसी एवं अंग्रेजों के मध्य निरंतर युद्ध होते रहे। अब डेनिश कंपनी के बारे में देखते हैं। अंग्रेज के पश्चात 1616 ईस्वी में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आगमन हुआ। ठीक है, डेनिश कंपनी ने 1620 में तंजौर के निकट ट्रेवनकोर में अपनी प्रथम फैक्ट्री स्थापित की। 1643 से 1669 के मध्य डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियां भारत में नगण्य रहे। ठीक है, ना के बराबर थी। 1670 में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पुनर्स्थापना की गई, जो 1729 में भंग कर दी गई।
डेनिसो ने 1676 में बंगाल के श्रीरामपुर, जिसको श्रीरामपुर भी कहते हैं, नामक स्थान पर अपनी दूसरी फैक्ट्री स्थापित की। डेनिस ने 1745 में अपनी सभी फैक्ट्रियाँ ब्रिटिश कंपनी को बेच दी तथा भारत छोड़कर चले गए थे। ठीक है। फ्रेंच यानी फ्रांस। फ्रांस के सम्राट लुई 14 के मंत्री थे कॉलवल द्वारा 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जिसे कंपनी देस इंडेस ओरिएंटल कहा गया। 1667 ईस्वी में फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में एक फ्रांसीसी दल भारत आया था, जिसने क्या किया था, 1668 में सूरत के सबसे पहले व्यापारिक कारखाने की स्थापना की। 1674 में फ्रांसिस मार्टिन ने पौंडीचेरी की स्थापना की। डचों ने अंग्रेजों की सहायता से 1693 में पौंडीचेरी को छीन लिया, किंतु 1697 ईस्वी में रिजविक की संधि, किसकी संधि, रिजविक की संधि के पश्चात पौंडीचेरी पुनः फ्रांसीसियों को मिल गया था। ठीक है। तो रिजविक की संधि किसके बीच में हुई थी, डच और फ्रांस के बीच में हुई थी। ठीक है। पौंडीचेरी के कारखाने में ही मार्टिन ने फोर्ट लुई का निर्माण करवाया। फ्रांसीसियों ने 1721 में मॉरिशस, 1724 में मलाबार में सेंट माहे तथा 1739 में करिकाल पर अधिकार कर लिया था। 1742 के पश्चात फ्रांसीसी भी व्यापारिक लाभ कमाने की तुलना में राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति की दिशा में सक्रिय हो गए। परिणाम स्वरूप अंग्रेज और फ्रांसीसी के मध्य युद्ध प्रारंभ हो गया। ठीक है। तो अंग्रेज फ्रांसीसी संघर्ष देख लेते हैं। फ्रांसीसी और अंग्रेज के मध्य हुए संघर्ष को कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। लगभग 20 वर्ष तक चले इस संघर्ष के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, भारत में फ्रांसीसी शक्ति अंतिम रूप से छीन हो गई, खत्म हो गई और भारत पर अंग्रेजों का शासन स्थापित हो गया था। कर्नाटक का प्रथम युद्ध। कर्नाटक का प्रथम युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य लड़ा गया था। यह युद्ध यूरोप में हुई ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध से प्रभावित था। ठीक है। वहाँ पे जो युद्ध चल रहा था ऑस्ट्रिया में, उत्तराधिकार का युद्ध, उससे इफेक्टेड होता है ना कि वहाँ पे भाई हमारे फैमिली लड़ रहे हैं तो हम यहाँ पे भी हम लड़े। ठीक है। ये चीज़ होता है ना कि वहाँ पे भाई तुम्हारे भाई से झगड़ा हुआ है तो हम भी यहाँ पे तुमको ये करेंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे हो रहा था। 1748 ईस्वी में एक्सला चापेल की संधि द्वारा ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध समाप्त हुआ था। कौन सी संधि के द्वारा, एक्सला चापेल, जिसके फलस्वरूप कर्नाटक का प्रथम युद्ध समाप्त हो गया था। इस संधि के परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि फ्रांसीसियों ने अंग्रेजों को मद्रास वापस कर दिया। ठीक है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध, दक्कन के निजाम आसफ जाह की 1748 में मृत्यु हो गई थी, जिसके उसके पुत्र नासिर जंग तथा भतीजे मुजफ्फर जंग के मध्य उत्तराधिकार के लिए संघर्ष आरंभ हो गया। दूसरी ओर कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन तथा उसके बहनोई था चंदा साहब के मध्य भी विवाद प्रारंभ हो गया। इस स्थिति में क्या क्या था, दुपले ने लाभ उठाया। ठीक है। और चंदा साहब और मुजफ्फर जंग से इस बार का गुप्त समझौता कर लिया तथा उनको अपनी सैन्य सहयोग देगा। 1749 में इन तीनों सहयोगियों ने आम्बुर के युद्ध में अनवरुद्दीन को पराजित कर उसकी हत्या कर दी। इसके पश्चात उसका बेटा मोहम्मद अली त्रिचुरापल्ली भाग गया और शेष कर्नाटक चंदा साहब के अधिकार में आ गया। इस युद्ध के पश्चात चंदा साहब ने पुरस्कार स्वरूप क्या किया, फ्रांसीसियों को पौंडीचेरी के निकट 80 गांव दे दिया। ठीक है। हैदराबाद के नासिरगंज मारा गया और मुजफ्फर जंग निजाम अर्थात दक्कन का सूबेदार बना। मुजफ्फर जंग ने फ्रांसीसी कंपनी को पौंडीचेरी के निकट जमीन तथा मछलीपट्टनम का प्रसिद्ध नगर भी दिया। इसके अतिरिक्त कंपनी तथा उसकी सेनाओं को 5-5 लाख प्रदान किए गए। दुपले को 20 लाख रुपए के साथ एक जागीर भी दी गई, जिसकी वार्षिक आय 1 लाख रुपए थी। ठीक है। इसके अतिरिक्त उसे कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक मुगल क्षेत्र को ऑनरेरी गवर्नर बना दिया गया। दुपले ने अपने सर्वश्रेष्ठ अफसर बुस्सी को फ्रांसीसी सेना की एक टुकड़ी के साथ हैदराबाद में नियुक्त किया। इस नियुक्ति का उद्देश्य निजाम की रक्षा करना था। मुजफ्फर जंग की मृत्यु के पश्चात बुस्सी ने निजाम मुल्क के तीसरे बेटे सलवत जंग को तत्काल गद्दी पर बैठा दिया। इसके बदले में सलवत जंग ने फ्रांसीसियों को आंध्र प्रदेश का वध क्षेत्र पुरस्कार स्वरूप प्रदान किया,
जिसे उत्तरी सरकार कहा जाता है। इसमें 4 जिले थे, मुजफ्फरनगर, एल्लोर, राजमुंद्री और चिक्कागोंग। ठीक है। फ्रांसीसियों की सफलता के प्रभाव को कम करने के लिए अंग्रेज नासिरगंज और मोहम्मद अली से मिलकर षड्यंत्र कर रहे थे। 1750 ईस्वी में इन्होंने मोहम्मद अली की ओर से अपनी पूरी शक्ति लगा दी और निश्चय किया कि रॉबर्ट क्लाइव ने यहाँ प्रस्ताव दिया कि कर्नाटक की राजधानी आरकोट पर आक्रमण करके त्रिचुलापल्ली से घिरे मोहम्मद अली व फ्रांसीसियों का दबाव कम किया जा सकता है। प्रस्ताव स्वीकृत हो जाने के पश्चात क्लाइव ने आरकट पर आक्रमण कर उससे जीत लिया, अतः चंदा साहिब और फ्रांसीसियों ने विवश होकर त्रिचुलापल्ली का घेरा बना दिया। शीघ्र ही फ्रांसीसी सेना को आत्मसमर्पण हेतु विवश होना पड़ा और चंदा साहिब की हत्या कर दी गई। अंततः दोनों सरकार ने एक शांति समझौता किया। अंग्रेज तथा फ्रांसीसियों के मध्य हुए समझौते के अंतर्गत 1754 में अंग्रेजी के कहने पर दुप्ले को भारत में वापस बुला लिया गया और दुप्ले की वापसी भविष्य में फ्रांसीसी कंपनी के लिए घातक सिद्ध हुई। तृतीय कर्नाटक युद्ध। दोनों कंपनियों का यह अस्थायी समझौता 1756 में समाप्त हो गया, जब इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य एक और युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध को सप्तवर्षीय युद्ध कहा जाता है, बहुत फेमस युद्ध था। 1756 से 63 तक चला था। भारत, कनाडा और यूरोपीय आदि देशों में हुआ। 7 वर्षों तक चलने के कारण इसे सप्तवर्षीय युद्ध कहते हैं। यह युद्ध ब्रिटेन फ्रांस के मध्य हुआ था, इसमें फ्रांस की हार हुई थी। इस युद्ध के आरंभ में ही अंग्रेज़ों ने बंगाल पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था और हैदराबाद में भी अब अंग्रेज़ों का आधिपत्य स्थापित हो गया था तथा निजाम ने उत्तरी सरकार सौंप दी थी। 22 जनवरी 1760 को वांदीवास के युद्ध में भारत फ्रांसीसी शक्ति के संदर्भ में निर्णायक रहा, जब अंग्रेज गवर्नर आयरकुट ने फ्रांसीसी गवर्नर काउंटी लारी को पराजित कर दिया था। ठीक है, आयरकुट ने किसको हराया था? काउंटी लारी को। वांदीवास का युद्ध 1763 में पेरिस समझौते के साथ हुआ। इसके अनुसार फ्रांसीसियों को भारत में स्थित उनके सभी फैक्ट्रियों वापस कर दी गई, किंतु अब वे उनकी किलाबंदी नहीं कर सकते, ना ही उनके सैनिक रख सकते थे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।